हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस, और इसके संबंध में आज जिस टॉपिक में हम बातें करने वाले हैं वो है वर्किंग कैपिटल्स। वर्किंग कैपिटल्स या जिसे हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। क्या भाई? कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि कार्यशील पूंजी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना, कार्यशील पूंजी के घटक, प्रकार। ठीक है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी है, लेकिन इतने सारी चीज़ों को हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अलग से हम बातें करते हैं कार्यशील पूंजी या जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी, चलिए तो पहले हम समझते हैं परिभाषा से। वर्किंग कैपिटल होता क्या है या कार्यशील पूंजी होता क्या है, यह समझते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए, किसी व्यवसाय को करने हेतु आवश्यक, ठीक है, किसी व्यवसाय को करने हेतु आवश्यक दैनिक खर्च कार्यशील पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कार्यशील पूंजी कहलाता है। कार्यशील पूंजी कहलाता है। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो देख सकते हैं कि किसी व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक जो दैनिक खर्च होती है, उसी दैनिक खर्च को हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि हमने कोई व्यवसाय किया, ठीक है, कुछ भी व्यवसाय किया, जैसे कि मान के चलिए गुपचुप का ठेला लगाया। ठीक है, रैंडमली मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, हमने क्या किया, गुपचुप का ठेला लगाया, ये एक व्यवसाय है। और इस व्यवसाय में जो दैनिक खर्च होंगे, अब दैनिक खर्च क्या होगा भाई? ठीक है, जैसे कि गुपचुप ठेला खोले तो गुपचुप के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, गुपचुप के पानी के लिए, पानी मतलब खट्टे पानी, किसके लिए? खट्टे पानी या इमली पानी, जिसे हम बोल सकते हैं इमली पानी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मसाला। ठीक है, आलू हो गया, मसाला हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर अगर गुपचुप ठेला आपका अच्छा चल रहा है तो उसके लिए वर्कर चाहिए, मजदूर चाहिए। क्या चाहिए? मजदूर चाहिए, एक दो आप मजदूर रखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मान के चलिए आपने क्या किया, गुपचुप ठेला खोला है और गुपचुप के लिए पैसा चाहिए, इमली पानी या खट्टे पानी के लिए पैसा चाहिए, आलू मसाला के लिए पैसा चाहिए, और मजदूर रखे हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो वर्कर रखे हैं उनको भी देने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो दैनिक, हर दिन, प्रत्येक
प्रत्येक दिन कितना खर्च होता है, ठीक है, प्रत्येक दिन गुपचुप ठेला चलाने के लिए कितना खर्च होता है, वही हमारा क्या है, कार्यशील पूंजी है। सिंपल सी बातें कि दैनिक खर्च के लिए जो है आवश्यक हमारे पास जो भी पैसा होगा, मान के चलिए गुपचुप ठेला चलाने के लिए दैनिक खर्च इसके लिए कितनी चाहिए, अगर मान के चलिए दैनिक खर्च, एक एग्जाम्पल अगर लेके चलते हैं, दैनिक खर्च अगर 10,000 रुपये चाहिए एक दिन के लिए, ठीक है, कितनी चाहिए भाई साहब, मान के चलिए 10,000 रुपये चाहिए, तो यही जो 10,000 होगा वही क्या कहलाएगा, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं उसके लिए दैनिक पैसा चाहिए, प्रतिदिन पैसा चाहिए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो आज हमने ठेला लगाए, गुपचुप लिए, खट्टे पानी बनाए, आलू मसाला, ठीक है, फिर वो ठेला उधारी में अगर मान के चलिए लिए वो है, ठीक है, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह बहुत सारे, फिर आपने गैस ऑन किया, गैस जलाया, तो ये सभी मिला के अगर एक दिन का खर्चा 10,000 रुपये पड़ता है, तो वही जो 10,000 है वही क्या कहलाएगा, कार्यशील पूंजी कहलाएगा। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, समझ में आएगी आपको। चाहे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी व्यवसाय करे, कोई भी बिजनेस करे, कोई भी कंपनी चला रहे, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए भी रॉ मटेरियल्स चाहिए रहता है, मजदूर चाहिए रहता है, मशीनें चाहिए रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहता है, ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का अगर खर्चा हम निकालें तो ये प्रॉपर एक दिन का खर्चा जो भी निकलेगा वही एक दिन का खर्चा क्या कहलाएगा, कार्यशील पूंजी कहलाएगा। दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गया कार्यशील पूंजी क्या होता है। अब देखते हैं कार्यशील पूंजी के घटक भी हैं, ठीक है। चलिए, या इसको हम दूसरे वे में हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी परिभाषा, अगर हम दूसरी परिभाषा लिखना चाहें, दूसरी परिभाषा, ठीक है, कार्यशील पूंजी की क्या है, दूसरी परिभाषा लिखते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होगी, ठीक है, इसको हम यदि लिखें तो किसी व्यवसाय की वर्तमान संपत्ति, किसी व्यवसाय की वर्तमान संपत्ति, या जिसे हम कहते हैं करेंट एसेट्स, एवं किसी व्यवसाय की वर्तमान संपत्ति एवं वर्तमान देनदारी, और देनदारी का मतलब मैं बता चुका हूं, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। देनदारी का मतलब क्या होता है, वर्तमान देनदारी का मतलब करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो किसी व्यवसाय की वर्तमान संपत्ति एवं वर्तमान देनदारी का अंतर क्या है, कार्यशील पूंजी है, कार्यशील पूंजी है, ठीक है। अब यहां पर दो शब्द आया है, एक है आपका वर्तमान संपत्ति और दूसरा है वर्तमान देनदारी, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं कि वर्तमान संपत्ति क्या होता है, वर्तमान देनदारी क्या होता है, तब यहां पर हम यहां पर आएंगे, ठीक है। चलिए, एक वर्ड वर्तमान संपत्ति क्या है, वर्तमान संपत्ति, या जिसे हम कहते हैं क्या भाई, करेंट एसेट्स। अब ये वर्तमान संपत्ति या करेंट एसेट्स होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैं बता चुका हूं, वर्तमान संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए, ठीक है। क्या होती है, ऐसी संपत्ति या ऐसी पूंजी जो आपको क्या होगा, तुरंत मिल जाए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में समझे तो हो सकते हैं नगदी, या बोल सकते हैं कैश, उस
व्यवसाय करने के लिए मिल जाए। ठीक है, अब हो सकता है किसी को उधारी दिए तो उधारी का पैसा मिल जाए, उधारी का पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। ठीक है, आप किसी को मान के चलिए उधारी दिए हैं तो उधारी का पैसा वापस आ जाए। ठीक है, फिर साथ ही साथ बैंक में डिपॉजिट किए हैं उसको भी निकाल। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट, डिपॉजिट पैसे को या पैसे मिल जाए, बैंक में डिपॉजिट पैसे मिल जाए, मिल जाए। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं, हमने क्या कहा कि वर्तमान संपत्ति या करेंट एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे पूंजी या ऐसे एसेट्स या ऐसे संपत्ति जो हमें तुरंत मिल जाए। तुरंत कैसे मिल जाए? कैश के रूप में। ठीक है, कैश के रूप में मान के चलिए आपने अलमारी में रखे कैश तो वो तुरंत आपको मिल जाएगा, आपका ही है। उधारी कोई लिया है आपसे मान के चलिए, ठीक है, तो उधारी वो आपको दे दे। ठीक है भाई, मुझे बिजनेस खड़ा करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो भाई साहब जिनको आपने उधारी दिया है वो तुरंत उधारी दे दें। या आप चाहते हैं कि बिजनेस मुझे चलाना है तो आप बैंक से, बैंक में जो डिपॉजिट पैसे बैंक में किए हैं, एफडी वगैरह कराया जो भी है, ठीक है, डिपॉजिट किए उसको निकाल लीजिए। तो ये आपका जो पैसा है जो आपको तुरंत मिल जाता है वो कहलाता है वर्तमान संपत्ति। ठीक है, जिसका यूज़ आप उस व्यवसाय के लिए कर सकते हैं, व्यवसाय के लिए करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय चलाने के लिए क्या करते हैं, या फिर मान के चलिए वो आप अपनी ज़मीन बेच के व्यवसाय चलाते हैं। ठीक है, कुछ मान के चलिए घर में कुछ सामान है, ठीक है, उसको बेच सकते हैं। नकदी है आपके पास, कैश है, उधारी जो लग रहा है उससे मांग के, बैंक से निकाल के, तो ये क्या कहलाती है? ये वर्तमान संपत्ति कहलाती है। फिर दूसरी बात आती है भाई साहब कि क्या है वर्तमान देनदारी। देनदारी और वर्तमान देनदारी का कहने का मतलब है कि करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटीज या वर्तमान देनदारी का मतलब होता है कि ऐसा पूंजी, ठीक है, क्या है? ऐसा पूंजी जो एक वर्ष के भीतर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एक वर्ष के भीतर देना पड़ेगा या पे करना पड़ता है। और जैसे कि मैं कई बार एग्जांपल बता चुका हूँ, जैसे कि आप क्या लिए हैं? शॉर्ट टाइम लोन लिए हैं, शॉर्ट टाइम के लिए क्या किए हैं? लोन लिए हैं। तो ऐसा लोन जो शॉर्ट टाइम के लिए लिए हैं तो 1 साल के अंतर्गत पटाना पड़ेगा। तो देनदारी का मतलब या लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है? उधारी जो आप पटाएंगे। और एसेट्स का मतलब है संपत्ति या पूंजी जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम माइनस करें, या इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? कार्यशील पूंजी कहलाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया, डेफिनेशन में लिखा, दूसरा परिभाषा कि किसी व्यवसाय की वर्तमान संपत्ति एवं वर्तमान देनदारी का अंतर क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी कहलाता है। मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए, देखिए आप समझ गए, ये चीज़ें आपके समझ गए, वर्तमान संपत्ति और देनदारी। ठीक है, मान के चलिए आप क्या करें, आपके जो है व्यवसाय चलाने के लिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, आपके व्यवसाय चलाने के लिए क्या चाहिए? व्यवसाय चलाने के लिए पैसा चाहिए। मान के चलिए गुपचुप का ठेला चला रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? अब 10,000 है, और 10,000 है, मान के चलिए क्या है? आपका वर्तमान संपत्ति है। ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को, ये 10,000 क्या है? वर्तमान संपत्ति। इसमें हम माइनस कर देंगे किसको? वर्तमान देनदारी को। और मान के चलिए वर्तमान देनदारी, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम इधर कुछ इस तरफ लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इस तरफ लिखते हैं। मान के चलिए ये जो 10,000 है वो क्या है? वो है वर्तमान संपत्ति। समझिएगा बातों को, वर्तमान संपत्ति। ठीक है, इसमें हम माइनस करेंगे, इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्या? वर्तमान देनदारी। और वर्तमान देनदारी मान के चलिए आपका है
कितना है 5,000, 7,000, 5 से अच्छा हम लिख लेते हैं 7,000। चलिए 7,000 देनदारी है, ठीक है। इसमें हम माइनस करेंगे क्या है वर्तमान देनदारी, देनदारी, ठीक है। जब वर्तमान संपत्ति को वर्तमान देनदारी से हम माइनस करते हैं तो इसी को हम कहते हैं क्या है कार्यशील पूंजी। इसी का बराबर क्या होता है, अब देखिए यहाँ हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 3,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3,000 आएगा। तो यही जो 3,000 है, यही जो 3,000 है, यही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है कार्यशील पूंजी कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है, कार्यशील पूंजी कहलाता है, ठीक है। यदि देखिए यदि कार्यशील पूंजी क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब है जैसे 3,000 हो गया, इसका मतलब क्या है ये पॉजिटिव में आ गया, तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं सकारात्मक, सकारात्मक कार्यशील पूंजी कहते हैं। याद रखिए कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई सकारात्मक कार्यशील पूंजी। अब दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, क्या देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसको भी हटा देता हूं कुछ देर के लिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर आप देखते हैं 2। अब 2 में क्या बोल रहा है भाई, मान के चलिए वर्तमान संपत्ति कितनी है 10,000 है, हम मान के चलते हैं 10,000 है क्या है वर्तमान संपत्ति। और आपका जब देनदारी मान के चलिए 12,000 है, कितना है देनदारी कितना है वर्तमान देनदारी 12,000 है, तब ये किस में आएगा -2,000 में आएगा कि नहीं भाई। 10,000 माइनस 12,000 करेंगे तो कितना देना, कितना है हमारे पास, कितना पैसा है हमारे पास व्यवसाय करने के लिए 10,000 है, लेकिन हम उधारी लग रहे हैं, कितना लग रहे हैं 12,000 किसी से उधारी लग रहे हैं, तो हम माइनस में हुए ना। पहले कंडीशन में क्या था एग्जाम्पल नंबर 1 में कि 10,000 में हम व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उधारी है वो 7,000 है, ठीक है। तो 3,000 मेरे पास पॉजिटिव पड़ा हुआ है सकारात्मक, जिसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। लेकिन यदि 10,000 हमारा क्या है वर्तमान संपत्ति है, ठीक है, लेकिन और उसमें हम 12,000 उसमें हम लग रहे हैं किसी, मान के चलिए कोई ऋण लिए, कोई उधारी लिए, जो भी लिए, ठीक है। तो मैं जो है 10,000 मेरे पास व्यवसाय चलाने के लिए है और 12,000 मैं किसी से लग रहा हूँ, ठीक है, किसी का मैं 12,000 लग रहा हूँ। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, इतना आएगा 2,000 आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2,000 आएगा। और ये -2,000 क्या कहलाता है नकारात्मक, क्या है नकारात्मक कार्यशील पूंजी कहते हैं, इसको नकारात्मक कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो जो 3,000 यहाँ पर है और जो है 2,000 यहाँ पर है, दोनों हम क्या कहेंगे कार्यशील पूंजी कहेंगे। लेकिन अगर माइनस में है वो कार्यशील पूंजी तो वो जो है नकारात्मक कार्यशील पूंजी, यदि पॉजिटिव में है प्लस में है तो वो क्या कहलाता है सकारात्मक कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो ये आप क्या करेंगे याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है बातें। तो इसी की डिफ्रेंशिएट को, मतलब वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारी के डिफ्रेंशिएट को ही हम क्या कहते हैं कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्लियर है मेरी बातें, ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से समझ, ठीक है, सुनिए, समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई। सिंपल परिभाषा में हम देखे थे क्या भाई कि किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जितनी दैनिक खर्चों की आवश्यकता होती है वही हमारा कार्यशील पूंजी कहलाता है, ठीक है। तो मैंने गुपचुप ठेला का एग्जाम्पल दिया, लेकिन यही दूसरी एग्जाम्पल यदि हम दूसरा परिभाषा देखते हैं तो दूसरी परिभाषा में क्या कहा है कि किसी व्यवसाय की जितना वर्तमान संपत्ति है और उसमें से हम देनदारी, करेंट देनदारी को या बोल सकते हैं वर्तमान देनदारी को घटा देते हैं तो जो निकल के आता है वो कार्यशील पूंजी होता है। लेकिन कार्यशील पूंजी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस स्थिति में होता है जब वर्तमान संपत्ति अधिक होगा और वर्तमान देनदारी कम होगी, कहने का मतलब हमें कम उधारी चुकाना पड़ेगा,
ठीक है, हमें किसी को कम उधारी चुकाना पड़ेगा। मान के चलिए गुपचुप ठेला खोले और गुपचुप ठेला के लिए गुपचुप ले लिए, ठीक है, तो उसके लिए उधारी करके लाए, भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो जब पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, दे दूंगा। तो आप गोलगप्पे लाए, खट्टे पानी की इमली लाए उधारी से, ठीक है, मसाले लाए, आलू लाए दुकान से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब जब खर्च करेंगे तो किसी को देना ही पड़ेगा दुकान वालों को, तो वो जो उधारी है आपका वो क्या कहलाता है, देनदारी। अब तब देनदारी जब कम होता है तो हम पॉजिटिव में रहते हैं, लेकिन जब देनदारी ज़्यादा हो जाता है, जैसे 12,000 देनदारी था, ठीक है, तब क्या हो जाते हैं, हम माइनस में चल जाते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, सकारात्मक कार्यशील पूंजी और नकारात्मक कार्यशील पूंजी से क्या पता चलता है। सकारात्मक कार्यशील पूंजी से ये पता चलता है कि भाई साहब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, हम पॉजिटिव में हैं, लेकिन नकारात्मक कार्य में, ठीक है, हमें और उधारी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्या है, हमें और उधारी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? कि हमारे पास तो पैसा माइनस हो रहा है, और जितना आप उधारी लेते जाएंगे उतना क्या होगा, आपका जो है देनदारी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में तो कंपनी घाटे में जा रही है या व्यवसाय घाटे में जा रहा है, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी जो है या हमारा जो व्यवसाय है उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसका वृद्धि हो रहा है कि वो डाउन जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम चीज़ों को क्या करते हैं, आकलन कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। तो ये है अपना क्या है, कार्यशील पूंजी, सकारात्मक नकारात्मक। क्लियर है बातें, मेरी बातें क्लियर है भाई, आप लोगों को सब समझ में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसको यहां पर हम लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं कि कार्यशील पूंजी बराबर वर्तमान संपत्ति माइनस वर्तमान देनदारी। अगर आप परिभाषा याद नहीं करना चाहते हैं या परिभाषा, ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं, तो परिभाषा आप इस प्रकार से याद रखें कि वर्तमान पूंजी बराबर वर्तमान संपत्ति माइनस वर्तमान देनदारी, ये होते हैं इसकी परिभाषा, दूसरी परिभाषा, ठीक है। तो जो चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ उसको एक लाइन में अगर लिखूँ तो ऐसा हम लिख सकते हैं, कार्यशील पूंजी बराबर वर्तमान संपत्ति माइनस वर्तमान देनदारी, ठीक है। चलिए, तो कार्यशील पूंजी पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्यशील पूंजी नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब बातें करते हैं इसके प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर। ये तीनों चीज़ आपको समझ में आए, ये पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा, ये वर्तमान सब, ये इसको हम कहते हैं, ये दोनों को हम कहते हैं घटक, ठीक है, इसको हम कहते हैं घटक, ठीक है, किसके, कार्यशील पूंजी के घटक। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं भाई, कार्यशील पूंजी की क्या है, घटक हैं, ठीक है। देखिए ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इधर का उधर है, ठीक है। ये देखिए घटक, ठीक है, चालू संपत्ति देनदारी लिखा हुआ है, ठीक है, चालू मतलब वर्तमान, ठीक है, और देनदारियां परिसंपत्ति मतलब संपत्ति या पूंजी, परिसंपत्ति मतलब क्या है, पूंजी, और देनदारी कहने का मतलब है आपका लायबिलिटी, लिटीज, ठीक है, वही लिखा है कि एक वर्ष के अंदर आपको क्या करना है, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन आपको जो है थोड़े समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में जो है मैं समझा रहा हूँ। चलिए क्लियर है बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन क्या है, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, ठीक है। प्रबंधन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। अब इसको पूरा लिखते हैं तो वर्किंग कैपिटल, ठीक है,
अब सीधा लिख देते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में? कार्यशील पूंजी के प्रबंधन, या इसको हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखिए कार्यशील पूंजी का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं? प्रबंधन से या मैनेजमेंट से कहने का मतलब है, देखिए मैनेजमेंट कब की जाती है? ठीक है, कब की जाती है कि ग्रोथ को बढ़ाएं कैसे। ठीक है, मान के चलिए इसको पहले समझते हैं, इसको पहले लिखते हैं फिर चलते हैं। किसी व्यवसाय को प्रभावी ढंग से, क्या है? प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु, क्या करने के लिए? संचालित मतलब चलाने हेतु, संचालित करने हेतु किसी व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु, ठीक है, वर्तमान संपत्ति एवं वर्तमान देनदारी का सही उपयोग करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, किसका? कार्यशील पूंजी का मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि किसी व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जो वर्तमान संपत्ति है और वर्तमान देनदारी है, इसको अगर हम अच्छी तरीके से हम मैनेजमेंट करेंगे तो इसी को हम कहते हैं कार्यशील पूंजी का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहने का मतलब है, देखिए आपके पास संपत्ति कितनी है ये हमें देखना है, ठीक है, और देनदारी कितनी, हमें उस किसी को ऋण दिए हैं, ठीक है, ऋण हमें कोई दिया है या हम किसी से उधारी मांगे या किसी का उधारी हम लग रहे हैं, उसको कितना देना है और हमारे पास संपत्ति कितनी है, ये सभी को हम मैनेजमेंट करके किसी व्यवसाय को चलाएं, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, अपने पैसों का प्रबंधन, अपने पैसों का मैनेजमेंट, ताकि हमारा व्यवसाय सही ढंग से चल सके। तो उद्देश्य अगर देखें, उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य वही है, जैसे कि अगर हम बात करें उद्देश्य, ठीक है, नगदी प्रवाह को बनाए रखना। अब नगदी प्रवाह को बनाए रखने का कहने का मतलब जो कैश है, हमारे पास कैश है तो कैश जनरेट होना चाहिए। हम यदि कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई काम करें, मान के चलिए गुपचुप ठेला हमने खोले, जैसे कि एग्जांपल हम लगातार दे रहे हैं, ठीक है, तो गुपचुप ठेला हमने खोले, ठीक है, 10,000 रुपये वहाँ पर लगाएं, लेकिन बिक्री भी तो होनी चाहिए, ठीक है। आपने ठेला रख दिए और ठेला रख के बैठे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट किए नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट कहने का मतलब गुपचुप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इमली पानी, खट्टा पानी अच्छा होना चाहिए, आलू अच्छे से होना चाहिए, मसाला अच्छे से होना चाहिए, आलू पका होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, शुद्ध पानी होना चाहिए, ठीक है, वहाँ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर मैनेजमेंट करेंगे तो आपका गुपचुप ठेला चलेगा कि नहीं, ठीक है। अब चलेगा तो पैसे भी जाहिर सी बात आएंगे। अब जब पैसे आएगी तो हम जो उधारी लग रहे हैं उसको भी आसानी से चुका पाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे उतना क्या है, पैसे आएगा, नगदी पैसे, इसी को बोलते हैं नगदी प्रवाह को बनाए रखना, ठीक है। मैनेजमेंट करेंगे तो नगदी प्रवाह, हर जगह मैनेजमेंट काम आए, हर जगह, ठीक है। आप पढ़ने के लिए भी देखेंगे तो मैनेजमेंट करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? मान के चलिए एग्ज़ाम है, किसका एग्ज़ाम दे रहे हैं? इसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सहकारिता का, ठीक है। तो आप तो ये जो है सहकारिता से संबंधित जो धाराएं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और बैंकिंग से संबंधित धाराएं पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, ठीक है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, ठीक है, करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज भी पढ़ना है, और साथ ही साथ कुछ, ठीक है, जो है मैथ्स और एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह हम पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक मैनेजमेंट होता है,
ठीक है, कि भाई ये कंप्लीट हो गया, इसको पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे, ये पोर्शन करेंगे, ये तो मेरे से हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर इस दिन पढ़ लेंगे, ये इस दिन पढ़ लेंगे। आप मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं? अब बेहतर ढंग से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। यदि आप इसी को बस पढ़ते जाएंगे, ठीक है, धारा को पढ़ते जाएंगे, बैंक से संबंधित या सहकारिता से संबंधित अगर सिलेबस में पढ़ते जाएंगे तो आपको सिर्फ 25 नंबर दिलाएगा, बाकी सब छूट जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जिन्हें 100 मार्क्स का है तो आप पूरा पढ़ेंगे तभी तो आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है, तभी तो आप क्या हो गए, पास आउट हो पाएंगे, तभी तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो वही है, हर जगह मैनेजमेंट है। तो यहाँ भी किसी व्यवसाय को अगर करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, और मैनेजमेंट जब सही होता है, सही ढंग से होता है, ठीक है, तो संपत्ति, वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारी का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएँ तो हमारा जो है कार्यशील पूंजी बेहतर होगा, अच्छे से होगा, पैसे जनरेट होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि व्यवसाय की वित्तीय दायित्व को पूरा करना कहने का मतलब हमारे व्यवसाय का जो भी दायित्व है, पैसे से संबंधित लायबिलिटी है, उसको पूरा करना। दायित्व का मतलब भी लायबिलिटी होता है, ठीक है, दायित्व बोल सकते हैं या देनदारी बोल सकते हैं या लायबिलिटी बोल सकते हैं। तो पैसे की वित्तीय दायित्व कहने का मतलब जिसको उधारी हमें देना है वो भी हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि व्यवसाय की लाभ और, ठीक है, व्यवसाय की लाभ और कमाई में सुधार की जा सकती है, सुधार करने में मदद करता है, करने में क्या करता है, जो है मदद करता है। ये मैनेजमेंट जो है क्या करता है भाई साहब, क्या करता है कि व्यवसाय का जो लाभ हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है, या व्यवसाय में कमाई जो है किस प्रकार से आएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, गुपचुप ठेला खोले हैं और अब ऐसे ही जो है खोल दिए हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं किए हैं, बैठने का कुर्सी टेबल नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, खट्टा पानी उतना खट्टा नहीं है, आलू पका नहीं है, इस प्रकार से अगर गुपचुप ठेला चलाते तो नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है। तो अब व्यवसाय को बढ़ाना है, लाभ प्राप्त करना है, कमाई करना है, तो प्रॉपर आपको क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। देखेंगे कहीं जगह आप जाएंगे, मान के चलिए, तो ऐसा होता है शहर में, कई शहर जैसे रायपुर में आइए, ठीक है, कम से कम एक जगह, एक स्थान में अगर 10 गुपचुप का ठेला है तो कोई एक ठेला क्या होगा, बहुत जो है भीड़ लगी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट है, वहाँ पर स्वाद है, ठीक है, बाकी जो है खाली रह जाता है। ये आप देखे होंगे, कई बार आप देखे होंगे, ठीक है। तो इससे क्या समझते हैं कि वो मैनेजमेंट रखा है, अपने स्वाद को, अपने जो है ग्राहक को बना के रखा है, ये सारी मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो यही हर व्यवसाय में होता है, मैं सिर्फ गुपचुप ठेला की बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यवसाय में, हर बिजनेस में, हर जगह ये काम आती है मैनेजमेंट, ठीक है। तो यही होता है कार्यशील पूंजी का प्रबंधन या मैनेजमेंट, ठीक है। क्लियर है बातें? तो बार बार उसी एग्जाम्पल को नहीं दोहराऊंगा। चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? तो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कार्यशील पूंजी के प्रकार। कार्यशील पूंजी के प्रकार, इसके प्रकार पर चर्चा करते हैं। इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की प्रकार। अब देखिए प्रकार में
1 2 3 4 5 प्रकार है, उसको हम पढ़ेंगे देखेंगे। चलिए, एक है, इसको हम बोलते हैं, एक है क्या है, स्थायी कार्यशील पूंजी। स्थायी कार्यशील पूंजी। अब स्थायी कार्यशील पूंजी होता क्या है भाई? देखिए, स्थायी कार्यशील पूंजी का मतलब है ऐसी पूंजी से, ठीक है, पूरा लिख लेते हैं फिर समझते हैं। किसी व्यवसाय, ठीक है, किसी व्यवसाय को चलाने हेतु, किसी व्यवसाय को चलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम किसी व्यवसाय को चलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी क्या कहलाती है? स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है। स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है, पूंजी कहलाती है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मैंने क्या कहा कि किसी व्यवसाय को, यदि हम कोई व्यवसाय चला रहे हैं, जैसे गुपचुप का ही ठेला चला रहे हैं, ठीक है, तो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम पूंजी हमारे पास, जैसे हमने कहा 10,000 रुपये लगेगा भाई चलाने के लिए, ठीक है, न्यूनतम से न्यूनतम, ठीक है, 10,000 रुपये चलेगा, ठीक है, 10,000 रुपये लगेगा चलाने के लिए। तो ये जो पूंजी है वो क्या है? कार्यशील पूंजी कहलाती है। कौन सी कार्यशील पूंजी? स्थायी रूप से, ठीक है। तो न्यूनतम जो पैसा चाहिए, अब देखिए इसके भी 2 प्रकार हैं, ठीक है, इसके भी कितने हैं? 2 प्रकार हैं। स्थायी पूंजी 2 तरह से हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं, इसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार है। एक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, क्या है? नियमित कार्यशील पूंजी, नियमित कार्यशील पूंजी, और एक जिसे हम कहते हैं रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी। ठीक है, समझें बातों को। मैंने क्या कहा? एक जो है आपका क्या है भाई? नियमित कार्यशील पूंजी, और दूसरा है रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी। ये दोनों में अंतर क्या है? दोनों है क्या चीज़? इसको हम पहले देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए, नियमित कार्यशील पूंजी, नियमित कार्यशील पूंजी कहने का मतलब है ऐसी पूंजी से, ठीक है, ऐसी पूंजी से, ठीक है, जो दैनिक कार्य के लिए उपयोग होता है, दैनिक, ठीक है, खर्च, ये है दैनिक खर्च हेतु, ठीक है। जो नियमित कार्यशील पूंजी है वो क्या होता है? दैनिक खर्च के लिए होता है। दैनिक खर्च होता है, जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, एग्जाम्पल से अगर समझेंगे, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई दिहाड़ी मजदूर है, ठीक है, आपके यहाँ क्या कर रहा है? दिहाड़ी कर रहा है। दिहाड़ी मतलब, दिहाड़ी मजदूर कहने का मतलब है हर दिन काम करेगा और हर दिन का वो पैसा ले जाएगा, ठीक है। तो हर दिन उनको देना पड़ेगा। आपने उनको काम किया, मान के चलिए, ठीक है, हेल्पफुल के लिए गुपचुप ठेला में आपने रख लिया, ठीक है, उनको हर दिन मान के चलिए 300-400 आप दे रहे हैं, जो भी आपका है, ठीक है, जितना भी आप उनको बोल के लाए हैं, मैं भाई आपको 500 दूंगा, 400 दूंगा, जो भी बोल के आए, तो हर दिन उस मजदूर को आप जो पैसा दे रहे हैं तो नियमित रूप से दे रहे हैं, दैनिक जो है हर दिन प्रतिदिन दे रहे हैं, तो दैनिक खर्च हेतु या प्रतिदिन खर्च आपका हो रहा है, ठीक है, उसको दे रहे हैं। और मान के चलिए उस ठेले में एक व्यक्ति को और रखे हैं पानी लाने के लिए कि भाई आप जो है 3-4 बार पानी लाइए, आपको 200 रुपये मैं दूंगा दिन का, तो उसको भी देना है, ठीक है। किसी व्यक्ति को गुपचुप ठेला में रखे हैं तो वेतनधारी जो वेतन दे रहे हैं, तो वेतनधारी के रूप में उसको चाहिए भाई पैसे, ठीक है। तो और साथ ही साथ सामान के रख रखाव हेतु, सामान के रख रखाव, तो सामान के रख रखाव के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, मान के चलिए प्रतिदिन आप क्या कर रहे हैं? आलू ले रहे, आलू तो पूरा नहीं लेंगे एक दिन में, ठीक है, एक दिन के लिए आलू रिजर्व ले लिए, ठीक है, फिर उसको बाल लिए, फिर चलाएं। इस प्रकार से जो रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, जो सामान ले रहे हैं,
ठीक है, तो प्रतिदिन उसका पे करना पड़ेगा, खर्च करना पड़े। तो कहने का मतलब है नियमित कार्यशील पूंजी, कहने का मतलब है जो प्रतिदिन आप खर्च कर रहे हैं, दैनिक जो है खर्च कर रहे हैं, मजदूर को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, किसी को रखें हेल्पर को पैसा दे रहे हैं, कोई सामान आ रहा है, कोई इक्विपमेंट आ रहा है, कोई ठीक है मशीन आ रही है उसका पैसा दे रहे हैं, ठीक है। कई अगर सामान लोडेड अनलोडेड वाला कंपनी आप चला रहे हैं तो लोडेड अनलोडेड का पैसा दे रहे हैं, प्रतिदिन सामान आ रहा है, ठीक, सामान जा रहा है तो उसके लिए वो जो है ड्राइवर को, ठीक है, लेबर को, ठीक है, वो टेम्पो चलाने या जहाँ से वो जा रहा है, ठीक है, तो उनको पैसा दे रहे हैं। तो हर जो प्रतिदिन, बस समझिए इतना, प्रतिदिन जो पैसा आपसे जाता है, ठीक है, किसी को देते हैं उस काम के लिए, तो उसको हम कहते हैं नियमित कार्यशील पूंजी। एक होता है आपका रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी का कहने का मतलब है, ठीक है, नियमित, याद रखिए, नियमित कार्यशील पूंजी, नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त पूंजी क्या कहलाती है, ठीक है, रिजर्व मार्जिन, ठीक है, रिजर्व मार्जिन वर्किंग, ठीक है, कैपिटल, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल कहलाती है। किसको? नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अतिरिक्त मैंने जोड़ दिया। देखिए मान के चलिए आपके पास स्थायी कार्यशील पूंजी चलाने के लिए कितनी पैसे हैं, मान के चलिए, ठीक है, हमारे पास क्या है, स्थायी, हमने क्या कहा, समझे बातों को, स्थायी कार्यशील पूंजी। अब स्थायी कार्यशील पूंजी कहने का मतलब है हमारे पास, इसको बोलते हैं न्यूनतम पूंजी, जिससे वो क्या चल सकते हैं, जो व्यवसाय चल सके। अब न्यूनतम पूंजी हमारे पास कितना है भाई, मान के चलिए न्यूनतम पूंजी हमारे पास, ठीक है, मान के चलिए 1 लाख रुपया है, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब इनमें मैंने क्या कहा, इनके 2 प्रकार होते हैं, इनके 2 प्रकार होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं नियमित कार्यशील पूंजी, ठीक है, और दूसरा रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी। एक मैंने क्या कहा, रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी, 2 चीज मैंने कहा, ठीक है, एक मैंने कहा नियमित कार्यशील पूंजी और रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी। तो स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए हमारे पास न्यूनतम राशि जिससे हमारा व्यवसाय चल सके वो कितना है भाई साहब, वो कितना है 1 लाख रुपया है। और प्रतिदिन हमें, ठीक है, हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है और प्रतिदिन, ठीक है, हम नियमित कार्यशील पूंजी से क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिदिन का खर्च, ठीक है। और मान के चलिए प्रतिदिन का खर्च, जैसे कि मैंने क्या कहा, ठीक है, किसको देना है, मजदूर को देना है, सामान के रख रखाव के लिए देना है, ठीक है, लोड अनलोड हो रहा है अगर मान के चलिए तो उसके लिए देना है, तो उसके लिए मान के चलिए प्रतिदिन का खर्चा, ठीक है, ये मान के चलिए 1 लाख रुपये में, ठीक है, आपका अगर 40,000, ठीक है, 40,000 एक एग्जाम्पल है, कुछ भी रैंडमली हम ले रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं। 40,000 क्या है, मैंने क्या कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, मजदूर को पे कर रहा हूँ, सामान के रख रखाव के लिए पे कर रहा हूँ, जो है सामान के लोडिंग अनलोडिंग के लिए कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति आपका कोई काम कर रहा है उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ, तो 40,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ। अब उसके पास जो इसके बाद 40,000, ठीक है, और बच गया कितना, ठीक है, इसमें कितना बच गया भाई, ठीक है, अगर मैं 40,000 माइनस करता हूँ, ये माइनस क्या हो गया, 40,000 करता हूँ तो कितना बच गया मेरे पास, ठीक है, 1 लाख माइनस 40,000 तो कितना बच गया, हमारे पास बच गया 60,000। तो यही जो 60,000 होगा, ठीक है, याद रखिए, यही जो 60,000 होगा, यही 60,000 क्या कहलाएगा, रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी कहलाएगा, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी कहलाएगा। किसके अतिरिक्त, ठीक है, इसमें हम माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब, इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। किसमें, 1 लाख में हम माइनस कर रहे हैं 40,000, क्यों, 40,000 तो मजदूर के खर्चे, प्रतिदिन के खर्चे के लिए दे दिए, जो नियमित कार्यशील पूंजी है,
ठीक है। तो नियमित कार्यशील पूंजी के लिए जब 40,000 निकाल लिए तो 1 लाख में 40,000 माइनस करें तो 60,000 बच गए। तो 60,000 ही क्या कहलाता है, हमारा रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी कहलाता है। और यही रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी का उपयोग, इसका उपयोग किसके लिए की जाती है, इसका उपयोग किसके समय की जाती है, प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गई या बाजार जो है, ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं बाजार की स्थिति कमजोर हो गई, ठीक है। कहने का मतलब है, ठीक है, मान के चलिए कोई ऐसा चीज़ आप खोले हैं जो उसी मौसम में चलता है, ठीक है, ऐसा बिजनेस आपने किए, ठीक है, जो क्या होता है उसी मौसम में ही चलता है, ठीक है। मान के चलिए आइसक्रीम बेचने का काम आपने किए तो आइसक्रीम सिर्फ गर्मी के मौसम में चलेगा, ठीक है, ठंडी के मौसम, बरसात के मौसम में नहीं हो जाए। तो उस समय क्या करेंगे, जिससे प्राकृतिक आपदा आ गए तो आपके पास रिजर्व रहेगा 60,000, तो 60,000 उस रिजर्व रहेगा तो उसका जो है उसको कहीं और खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, रिजर्व मार्जिन कार्यशील पूंजी का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के समय, बाजार यदि कमजोर हो गया, बाजार गिरने लगे तो उस समय आप कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्थायी कार्यशील पूंजी। आपको समझ में आ रहे हैं चीज़ें, समझ में आ रहे हैं बातें। चलिए, ये पहला हो गया, क्या है, पहला स्थायी कार्यशील पूंजी। दोनों चीज अच्छे से समझ आया। अब चलते हैं दूसरे तरफ कहने का मतलब है एक जिसे हम कहते हैं परिवर्तनी कार्यशील पूंजी, ठीक है। या जैसे हम कह सकते हैं, कहते हैं उतार चढ़ाव कार्यशील पूंजी। क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव कार्यशील पूंजी कहते हैं या परिवर्तन कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। परिवर्तन कार्यशील पूंजी, परिवर्तन कहने का मतलब है, ठीक है, देखिए समय बलवान है भैया, ठीक है, समय महाबलवान है और समय के आगे कोई नहीं टिकता, ठीक है, परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। अगर कोई व्यवसाय है, ठीक है, अगर व्यवसाय की वृद्धि मतलब ग्रोथ, ठीक है, व्यवसाय का आकार, व्यवसाय का वृद्धि, व्यवसाय का आकार, ठीक है, आकार में वृद्धि, व्यवसाय, ठीक है, में ग्रोथ, आकार में वृद्धि, ठीक है। इस प्रकार से अगर वृद्धि होती है, इनके जो व्यवसाय है, व्यवसाय में वृद्धि होती है, व्यवसाय के आकार में वृद्धि होती है। आकार में कहने का मतलब है, मान के चलिए पहले आपने क्या किया, छोटे से गुपचुप का ठेला लगाया, फिर व्यवसाय बढ़ गया, वृद्धि हुई, ग्रोथ हो गया, तो आपने उनके ब्रांचेस खोल दिए। ब्रांचेस खोल दिए मतलब, ठीक है, एक मोहल्ले में लगाया, दूसरे मोहल्ले में किसी को दे दिए, ठीक है, वो काम कर रहा है, तीसरे मोहल्ले में, चौथे मोहल्ले में या कहीं और जगह आप लगाए, तो ब्रांचेस खोल दिए, तो आकार बढ़ गया, ठीक है, आपके व्यवसाय की वृद्धि हुई तो क्या हो गया, आकार बढ़ गया। अब ऐसे में क्या होगा, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन आएगी, जाहिर सी बात है आपके पैसे में परिवर्तन आएगी। कार्यशील पूंजी में क्या होगा, पूंजी में परिवर्तन आएगी, जाहिर सी बात है। पहले आप जो है, आप पहले मान के चलिए, ठीक है, पहले मान के चलिए आप एक गुपचुप ठेले से 10,000 कमा रहे थे, 5 ब्रांच बढ़ गया, ठीक है, तो अब कितना कमा रहेंगे, 50,000 कमाएंगे। एक गुपचुप के ठेले में पहले क्या करते थे, 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे थे, अब 5 ब्रांच हो गए तो 10 पंचे 50,000 कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपके व्यवसाय में वृद्धि हुई, व्यवसाय के आकार में वृद्धि हुई, इसका मतलब कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हुआ, ठीक है, आपके पैसों में बढ़ोतरी हुई, कार्यशील पूंजी में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, अब कमाई ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्यशील पूंजी में क्या होता है, परिवर्तन हुआ है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर व्यवसाय में वृद्धि हो गए, व्यवसाय के आकार में वृद्धि हो गए तो आपकी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन लाजमी है, ठीक है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं भाई, ये भी कितने होते हैं, ये भी क्या हैं,
दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार के भाई? ये भी दो प्रकार के हैं। एक प्रकार जिसे हम कहते हैं मौसमी परिवर्तन कार्यशील पूंजी, मौसमी परिवर्तन कार्यशील पूंजी। और दूसरा जिसे हम कहते हैं विशेष परिवर्तन कार्यशील पूंजी, ठीक है। मौसमी परिवर्तन कार्यशील पूंजी और विशेष परिवर्तन कार्यशील पूंजी। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अगर पहले की हम बातें करते हैं मौसमी, तो मौसमी से क्या समझते हैं, ठीक है। मौसमी से क्या समझते हैं? मौसम से है, मौसम से है, मान के चलिए, ठीक है। गर्मी का मौसम है, अगर गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यदि आप व्यवसाय में वृद्धि करना चाहते हैं, व्यवसाय के आकार को, ठीक है, व्यवसाय में ग्रोथ करना चाहते हैं, व्यवसाय के आकार को बढ़ाना चाहते हैं, ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, तो गर्मी यदि है तो गर्मी से रिलेटेड व्यवसाय करें। जैसे गर्मी में आपका क्या चलेगा? आपका जो है कूलर चलेगा, आपका एसी चलेगा, ठीक है, फ्रिज चलेंगे, ठीक है, क्या चलेंगे? फ्रिज चलेगा, ठीक है। तो कूलर है, एसी है, फ्रिज है, इसकी डिमांडें रहेगी, ठीक है भाई। ठंडी में तो आप उसको खरीद के व्यवसाय करेंगे कूलर, एसी, फ्रिज का, तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। चलेगा क्या? जैसे गर्मी में आप चलेगा, मैंने क्या कहा, जो है आपका आइसक्रीम की बातें मैंने की, ठीक है, आइसक्रीम भरपूर चलता है गर्मी। तो मौसम के हिसाब से अगर किसी कार्य को आप चुनते हैं, ठीक है, मौसम के आधार पर यदि कार्य को चुनते हैं, तो मौसम के आधार पर आपकी जो है क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। तो मैंने क्या कहा, आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो मौसम के आधार पर क्या करिए? कार्य करिए, ठीक है। तो जिस मौसम में जो चीज़ चलता है वो चीज़ करिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मौसमी परिवर्तन कार्यशील पूंजी। और विशेष परिवर्तन कार्यशील पूंजी का मतलब वही है जो हम पहले देखें। पहले मतलब कौन सा भाई? पहले मतलब कौन सा? ठीक है, पहले हमने देखे कौन सा? जो हाँ रिजर्व मार्जिन वाला, ये जो होता है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा के समय काम आता है, ऐसा जो कार्यशील पूंजी, ठीक है, ऐसा जो विशेष परिवर्तन पूंजी। विशेष परिवर्तन कहने का मतलब है विशेष तौर पर आपदा आ जाए, ठीक है, जैसे बाजार गिर जाए, मैंने क्या कहा कि बाजार, ठीक है, की स्थिति कमज़ोर हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति मान के चलिए, हो सकता है आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर ही फट गया, ठीक है, पूरा ध्वस्त हो गया, तो उस समय आपका पैसा काम आएगा। प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं भाई, ठीक है, ये अपने आप हो गया, ठीक है, आपने जानबूझ तो नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा सिलेंडर फट गया, पूरा उड़ गया, आपके छप्पर उड़ गए, तो इससे क्या होगा? तो वो जो पैसा आपने बचा है तो उसको क्या है? विशेष परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो मौसमी परिवर्तनशील पूंजी और विशेष परिवर्तनशील पूंजी, इसको हम कहते हैं। क्लियर है बातें? चलिए दो और एक, इसको आप जान सकते हैं, 3 और 4 को आप जानते ही हैं। एक है आपका सकारात्मक कार्यशील पूंजी, सकारात्मक कार्यशील पूंजी है, इसको आप जानते हैं। और चौथा है नकारात्मक कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी आप इसको भी क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जब क्या होता है भाई, जब क्या होता है, हमारा जो वर्तमान संपत्ति है हमारे पास अत्यधिक हो और देनदारी कम हो, तब वो स्थिति आती है किसकी? सकारात्मक कार्यशील पूंजी की। लेकिन वहीं पर उल्टा हो जाता है, हमारे पास संपत्ति कम है और देनदारी ज़्यादा। कहने का मतलब मेरे पास पैसे कम है व्यवसाय चलाने के लिए और उधारी बहुत छूटना है मुझे,
तो ऐसे में तो हम माइनस में चले जाएंगे, उधारी छूटते जाएंगे, हमारा व्यवसाय नहीं चले, उसको हम कहते हैं नकारात्मक कार्यशील पूंजी। ये मैं बता चुका हूँ इसके पहले ही, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अगर और भी आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उद्देश्य है, प्रस्तावना है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। कार्यशील पूंजी के घटक प्रकार है, पर्याप्त कार्यशील पूंजी का महत्व है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। चालू परिसंपत्ति मतलब वही है, चालू परिसंपत्ति का वित्तीयन कहने का मतलब है वर्तमान संपत्ति, ठीक है। अल्पावधि वित्त स्रोत, परिचालन चक्र, ठीक है, जो है परिचालन चक्र प्रभावित करने वाले कार्य, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे क्या है चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना जो है आप पढ़ेंगे एक ही चीज़ के लिए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक के लिए इतना पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ लिया नाबार्ड, हमने केवाईसी पढ़ लिए, ठीक है, बैंकिंग संबंधी शब्दावली पढ़ लिए, ठीक है, और बहुत सारे अभी अंश पूंजी जो है पहले हम पढ़े थे, अंश पूंजी और देनदारियाँ, ठीक है, और गैर निष्पादन जो है पूंजी भी बाकी हैं, ठीक है, एनपीए बाकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, लेकिन एक ही टॉपिक को लेकर हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, ये सारी चीज़ दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रकार भी देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से भी समझाया है, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन बस वही है, इतना सारा पढ़ने से क्या मतलब, ठीक है, समय के आधार पर, ठीक है, स्थिर अस्थाई बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर है? तो बस इतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा तो, अगर नहीं तो नहीं पूछा जाएगा इनसे, ठीक है। अब व्यापम क्या पूछता है, क्या लेता है, वो तो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे हैं, ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। परिचालन चक्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो इतने सारे तो हम पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही में टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके पास समय भी नहीं है। 15 तारीख को एग्ज़ाम है, 15 अक्टूबर को, और आज हो गया है 4 अक्टूबर, ठीक है। चलिए, तो ये 18, 20, 22 पेज का है लगभग, आई थिंक 21 पेज का, ठीक है, 20-21 पेज का है। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है भाई। क्लियर है बातें? चलिए, क्लियर है बातें, तो हम ये बातें यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने क्या क्या देखे भाई, कार्यशील पूंजी क्या है, परिभाषा देखें, दूसरी परिभाषा देखें क्या होता है, वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देनदारी क्या होता है, कार्यशील पूंजी के प्रबंधन देखें, कार्यशील पूंजी के प्रकार देखें, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक हम देख चुके हैं, इससे संबंधित सब टॉपिक। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर नमस्ते टाटा बाय बाय करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो भी है, अब इसके बाद जो बच गए हैं, एक तो लाभ हानि खाता और एनपीए बाकी है, और 1-2 और बाकी है, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 टॉपिक बाकी है, और उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये 7 से 8 तारीख तक आपका ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, ठीक है। तब तक देखते रहिए आप अपना यूट्यूब चैनल सीजे कंप्यूटर्स, और चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, और कमेंट करिए अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।
है।